Hello everyone, today I am presenting important questions for REET exam for both level 1 and level 2। इससे पहले हमने सेट 5 तक कर लिया है जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेट 6। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ पेरेंटिंग पेरेंट्स एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। किस टाइप की पेरेंटिंग में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने बच्चों से, मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन हाई रहती है। तो ये पेरेंटिंग स्टाइल है हमारे इन्वॉल्व पेरेंटिंग, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, परमिसिव पेरेंटिंग या नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपको पेरेंटिंग के बारे में पता होना चाहिए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। फर्स्ट वन इज ऑथोरिटेटिव। इसके वर्ड से आप समझ रहे होंगे कि ऑथोरिटी दिखाना, लेकिन इसके अंदर क्या है, ऑथोरिटी तो दिखाते हैं पेरेंट्स बट साथ साथ में वो सपोर्टिव भी होते हैं और बच्चों की इंडिपेंडेंस की वैल्यू भी करते हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन हाई होती है, ये भी सही है। उसमें रूल्स वे क्लियर रखते हैं, वार्म होते हैं, रेस्पॉन्सिव होते हैं और आउटकम निकल के आता है कि बच्चों की सेल्फ स्टीम और सोशल स्किल बहुत अच्छी होती है, सेल्फ स्टीम हाई होती है, मेंटल इलनेस कम होती है और डेलिक्वेंसी या क्राइम ऐसा कुछ वो नहीं करते हैं, वो भी कम हो जाता है। फिर आता है हमारा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल। ये भी सीधा ऑथोरिटी से रिलेट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, पेरेंट्स अनरेस्पॉन्सिव होते हैं और बहुत ज्यादा रूल्स स्ट्रिक्ट रखते हैं और यहाँ पे ऑथोरिटेरियन के कंपैरिजन में हाई एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन ही रखते हैं। ब्लाइंड ओबीडियंस बच्चों को मान के चलते हैं कि बच्चे ओबीडियंस को फॉलो करेंगे ब्लाइंडली, जो बड़ों ने कहा वो ही फॉलो करना है, गलत या सही। फिर आता है आउटकम में क्या है, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस कम होती है, सेल्फ स्टीम कम हो जाती है, सोशल स्किल अच्छी नहीं होती, उनमें मेंटल इलनेस डेवलप होने लगती है, ड्रग अल्कोहल अब्यूज डेलिक्वेंसी ये सारी चीजें उनमें डेवलप होने लगती है और ड्रग्स लेना, अल्कोहल अब्यूज करना ये कॉमन हो जाता है ऐसे बच्चों में। फिर तीसरा हमारा आता है परमिसिव स्टाइल, जहां पे पेरेंट्स वार्म एंड रेस्पॉन्सिव तो होते हैं और बहुत कम रूल्स रखते हैं, बहुत ही लीनियट से पेरेंट होते हैं और आउटकम में क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा इंपल्सिव होते हैं और ईगोसेंट्रिक हो जाते हैं, सोशल स्किल कम होती है, रिलेशनशिप्स में उन्हें प्रॉब्लम आती है, सेल्फ एक्सप्रेशन या सेल्फ रेगुलेशन को वो लेके चलते हैं, वो खुद पे ही बच्चे बस अपनी ही सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं बच्चे, यहाँ पे पेरेंट्स को की बात नहीं सुनते। नेग्लेक्टफुल में आता है कोल्ड एंड अनरेस्पॉन्सिव, कोई रूल भी नहीं होता, पेरेंट्स बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते, बच्चों से ज्यादा बात नहीं करते और आउटकम में बच्चे इंपल्सिव होते हैं, डेलिक्वेंसी उनमें डेवलप हो जाती है, क्राइम करना, चोरी करना ये सब उनमें आ जाता है, ड्रग अल्कोहल अब्यूज और सुसाइड के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये रही हमारे 4 टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल। अब इसके अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे बेस्ट कौन सी है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे बेस्ट हमारी होती है ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अब हमारे पास क्वेश्चन था कि जहां पे पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग यानी ऑप्शन नंबर बी। इसमें वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ये रहे हमारे हाई एक्सपेक्टेशन और एक्सपेक्ट ब्लाइंड ओबीडियंस, तो ये आएगा ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल में। Next question is the main objective of continuous and comprehensive evaluation is to rank student according to their performance या identify learning gaps या improve teaching learning processes। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी बोथ बी एंड सी। तो लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको इंप्रूव करना, ये वर्क होते हैं सीसीई के, ना कि स्टूडेंट को रैंक करना अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। यहाँ पे हम रैंक नहीं करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीई एक्ट 2009, ये कब इम्प्लीमेंट हुआ, ये इम्प्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 2010 में, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। लेकिन इसको बोला जाता है आरटीई एक्ट 2009 क्योंकि 2009 में ये एक्ट पास किया गया था कि हम आरटीई एक्ट लेके आएंगे। द क्लासरूम आर एज वाइज मोर हिट्रोजीनियस हो गई थी, होमोजीनियस हो गई थी या अनअफेक्टेड थी या बोथ ए एंड बी। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमोजीनियस। होमो मतलब सेम, तो यहाँ पे क्या है, सेम एज के बच्चे ज्यादा क्लासेस में आपको देखने को मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया था कि जो चिल्ड्रन इनरोल्ड हुए थे, एडमिट हुए थे किसी भी स्कूल के अंदर, तो उन्हें एज वाइज एप्रोप्रिएट क्लास में रखा जा रहा था, उन्हें एडमिशन दिया जा रहा था
अगर उनकी बहुत ज्यादा वो वीक है किसी चीज में तो उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी, बट उन्हें एज वाइज उनके क्लास के एज के लेवल के अकॉर्डिंग ही उन्हें क्लासेस मिलती थी, चाहे उसे उन्हें कुछ महीने का स्पेशल ट्रेनिंग देनी हो। तो यहाँ पे क्या हो गई, एज वाइज मोर होमोजीनियस हो गई। जैसे 13 ईयर के बच्चे 8 क्लास में देखने को मिलेंगे, तो सारे बच्चे मैक्सिमम 13 ईयर के ही देखने को मिलते थे। तो ये चीजें आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट चिल्ड्रन कैन अकॉम्प्लिश अलोन एंड व्हाट दे कैन डू विद असिस्टेंस इज नोन एज। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेडपीडी, जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये कॉन्सेप्ट दिया था वाइगोस्की ने दी थी सोशियो कल्चरल थ्योरी। और जो भी एक स्टेज होती थी, एक जोन होता था जो यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रन कोई भी टास्क है उसको खुद भी अकॉम्प्लिश कर सकता था एंड कुछ वो असिस्टेंस की हेल्प से। तो जो बीच में जो एरिया पड़ता था जोन, उसको जोनो प्रोक्सिमल डेवलपमेंट बोलते थे। Next question is according to Piaget, at which stage a child can think logically about events or events। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग किस स्टेज में डेवलप होती थी? पियाजे की 4 स्टेजेस थी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो जब बात करें हम लॉजिक की अबाउट इवेंट्स और ऑब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में पियाजे ने बताया था कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग डेवलप हो जाती है। Next question is, in a school, the girls are not allowed to play cricket, whereas boys are allowed to do so. This shows global trend, progressive thinking, pragmatic approach या gender bias। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा gender bias, जहाँ पर हम एक जेंडर को दूसरे से कम देखते हैं या एक को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, उसी को हम जेंडर बायसनेस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ द बेबी इज गाइडेड बाय। तो जब लाइफ की बिगिनिंग होती है तो बेबी किससे गाइड किए जाते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंस्टिंक्ट। यहाँ पे कोई मैचुरेशन लर्निंग नहीं होती, इंस्टिंक्ट जो होते हैं बच्चे के वही उसे गाइड करते हैं। तो इंस्टिंक्ट क्या है? इंस्टिंक्ट इज द नेचुरल टेंडेंसी दैट अ पर्सन हैज टू बिहेव और रिएक्ट इन अ पार्टिकुलर वे। जैसे बच्चा है वो इमिटेशन करना शुरू कर देता है, प्लेइंग विद अदर चिल्ड्रन, ये चीजें उसके अंदर आ जाती है। मिल्क को सक करना, ये खुद से बच्चे के अंदर आता है नेचुरली, उसको सिखाया नहीं जाता, वो खुद ही सीख जाता है। तो ये इंस्टिंक्ट है। तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ में ये इंस्टिंक्टिव वर्क करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which neural system in our brain according to Noam Chomsky responsible for perceiving and understanding and language। तो नोम चोम्स्की ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था? नोम चोम्स्की ने LAD का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोशलाइजेशन रेफर्स टू चेंज इन सोशल नॉर्म्स, द रैपिड बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म्स या प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सोशल नॉर्म्स है हम उनको एक्सेप्ट करते हैं जैसे वो है और उनको अडेप्ट कर लेते हैं। तो अडेप्शन ऑफ सोशल नॉर्म इज कॉल्ड सोशलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, ADHD या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में हमारी जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो है डिसलेक्सिया। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डिसलेक्सिया में क्या होता है, बच्चे को डिफिकल्टी आती है रीडिंग में, कंप्रहेंशन में, वो बी को डी पढ़ता है, तो बहुत सारी उसके अंदर ऐसी डिफिकल्टीज आती है, जैसे आपने तारे जमी पर मूवी में भी देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माही, a 5th standard girl, has poor handwriting. She has a problem in legible handwriting, consistent spacing, spatial planning, thinking, writing. She has which of the following learning disability? तो बेसिकली हम हैंड राइटिंग, पूरी जो भी स्पेसिंग, प्लानिंग सब की बात करें तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो माही है उसको राइटिंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जब हमें डिफिकल्टी होती है हैंड राइटिंग में, किसी भी चीज को लिखने में, वो जो डिफिकल्टी होती है वो डिस्ग्राफिया की वजह से होती है। ये एक डिसेबिलिटी है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एजुकेशन सिस्टम दैट अकोमोडेट्स all children regardless of their physical, intellectual, linguistic, emotional, social or other condition is known as। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। अब स्पेशल एजुकेशन तो अलग से हम जो स्पेशल बच्चे थे उनके लिए लेके आए थे कि उन्हें अलग से
रखा जाएगा और उनके अलग तरीके से उन्हें पढ़ाया जाएगा। यूनिवर्सल एजुकेशन सभी की बात करता है, बट स्पेसिफिकली इन्होंने डिसेबिलिटी या लिंग्विस्टिक ये सब की बात नहीं की थी। डायग्नोस्टिक तो हम डायग्नोस्टिक बेसिकली जो वीकनेस स्ट्रेंथ्स है उनको देखना, फिर उस पर वर्क करना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, यानी कि द अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग में आती है हमारी फीलिंग्स, हमारी वैल्यूज, एप्रिसिएशन, इंथुजियाज्म, मोटिवेशंस, एटीट्यूड। तो सारे इमोशन से रिलेटेड सारी चीजें इसी के अंदर आती है, तो यही होती है हमारी इमोशनल एस्पेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चाइल्ड फियरिंग अबाउट सीइंग अ ब्लैक काउ, ब्लैक डॉग, ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशनिंग इंक्लूड, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, बच्चे को फियर है डार्क शेडिंग से, तो ऐसे में वो ब्लैक काउ देखता है या ब्लैक डॉग या ब्लैक ऑब्जेक्ट, वो सेम ही बिहेवियर करता है। यहाँ पे उसका स्टिमुलस जनरलाइजेशन हो चुका है जो भी ब्लैक ऑब्जेक्ट्स है उनके लिए। तो इसमें वो ब्लैक कुछ भी अलग से देखेगा, पेन या कुछ भी, तब भी वो सेम बिहेवियर करेगा। तो ये कंडीशनिंग हमारी होती है स्टिमुलस जनरलाइजेशन। उसका स्टिमुलस जनरलाइज हो चुका है ब्लैक कलर को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट द एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में आपने पढ़ा होगा कुछ चीजें आती है, जैसे फ्लुएंसी उसके अंदर आती है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर आती है, ओरिजिनलिटी भी क्रिएटिविटी के अंदर आती है, बट मेमोराइजिंग उसके अंदर नहीं आती। मेमोराइजिंग में क्या है, आप जो चीज जैसे लिखी है आप उसको ऐसे ही लर्न कर लोगे, तो ये क्रिएटिविटी नहीं हुई। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मेमोराइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द असेसमेंट विच इज यूजुअली कैरिड आउट थ्रू आउट द कोर्स इज नोन एज। जो असेसमेंट पूरे कोर्स में होता रहता है, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। बार बार हम फॉर्मेटिव असेसमेंट या यूनिट टेस्ट जिन्हें हम बोलते हैं लेते रहते हैं बच्चों के, और इससे क्या है, फीडबैक बच्चों को मिलता है और वो समझ जाते हैं कि कैसे उन्हें अपनी ओन लर्निंग को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को हम कैसे फैसिलिटेट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज। तो एनालॉजीज के अंदर क्या आती है, रीजनिंग, कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस तरीके से हम बच्चों के अंदर ये एनालॉजी के यूज को डेवलप करेंगे, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उनके अंदर आएगी। और जैसे फियर से हम कभी भी अब कोई भी एबिलिटी डेवलप नहीं कर सकते। ड्रिल एंड प्रैक्टिस से भी आप किसी वर्क को अच्छे से कर सकते हो, बट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी उससे डेवलप नहीं होती है। या कोई फिक्स प्रोसेस एकदम आपने ले लिया किसी भी प्रॉब्लम का, तो ऐसे भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं कर सकते। उसमें अलग अलग प्रोसेस, हमें अलग तरीके के प्रॉब्लम टाइम टाइम पर मिलती रहती है, तो अलग अलग प्रोसेस बच्चे को पता होने चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स कैन बी इग्नोर। कौन सी स्टोरी टेलिंग टेक्निक को हम इग्नोर कर सकते हैं। मेक चिल्ड्रन सिट ऑन द फ्लोर वाइल रीडिंग द स्टोरी टू देम, मेक कमेंट्स अबाउट द इलस्ट्रेशन एंड पॉइंट देम टू फोकस पीपल्स अटेंशन। तो ये तो सही है कि आप जो भी इलस्ट्रेशन है उन्हें पॉइंट आउट कर रहे हैं, जो भी पीपल है उनकी अटेंशन को पे फोकस, उनका फोकस वहां पे हो रहा है। कमेंट्स आप कर रहे हैं या जेस्चर्स का यूज कर रहे हैं, माइम का, फेशियल एक्सप्रेशन का, ये भी सही है। एंड बिगिन विद शॉर्ट सेशंस दैट डू नॉट डिमांड टू मच फॉर देम, तो ये भी सही है, आप शॉर्ट सेशन से बिगिन कर रहे हैं। बट क्या है, बच्चों को फ्लोर पे बैठाना जब आप रीड कर रहे हैं स्टोरी टू देम, तो ये सही नहीं है स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स के लिए, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लर्निंग विच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इज नोन एज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो दी थी BF स्किनर ने, और इसके अंदर बताया गया था कि जो चाइल्ड्स बिहेवियर है दैट इज मोस्ट लाइकली टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट फॉर हिज एक्शंस। आप उसको जैसे रिवॉर्ड दोगे उसकी लर्निंग पे उसका फर्क पड़ेगा, इसका इफेक्ट पड़ेगा, पनिशमेंट दोगे उससे भी उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो ये बात की थी BF स्किनर ने, और यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू टीच अबाउट प्लांट्स। आपको प्लांट्स के बारे में बच्चों को पढ़ाना है, तो बेस्ट मेथड क्या होगा। टू टेक द स्टूडेंट टू अ म्यूजियम, टू एक्सप्लेन, म्यूजियम में आप प्लांट्स के बारे में नहीं बताएंगे, म्यूजियम में पुरानी चीजें होती है। टू एक्सप्लेन ओरली अबाउट प्लांट्स, अब ओरली भी आपको नहीं बताना है, हमें एक्टिविटी लर्निंग बाय डूइंग इन मेथड पे फोकस कर रहे हैं, तो ऐसे में ओरली भी सही नहीं है। टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ मॉडल, ये भी आप कर सकते थे, बट
टू टेक द स्टूडेंट टू अ गार्डन इज द बेस्ट ऑप्शन, कि आप गार्डन में लेके जाए, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बच्चों को कराएं ताकि वो अपनी लर्निंग को रियल लाइफ से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये रहे हमारे 20 क्वेश्चन। आउट ऑफ 20 आपके कितने, सॉरी, ये हमारे 20 क्वेश्चंस रहे। आउट ऑफ 20 आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे और भी वीडियोस आती रहेगी। सो स्टे कनेक्टेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।